ये कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें वर्णित सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और परिस्थितियां पूरी तरह से लेखक की कल्पना मात्र हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, स्थान, घटना या संस्था से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता संयोगवश प्रतीत होती है तो इसे मात्र एक संयोग समझा जाए। इस चैनल पर प्रस्तुत सभी कहानियां काल्पनिक या फिक्शन आधारित होती हैं। कृपया इन्हें केवल एक मनोरंजन सामग्री के रूप में लें और वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास न करें। धन्यवाद। सबसे पहले मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं उन सभी लोगों को जिन्होंने मेरे YouTube चैनल की मेंबरशिप ली है। आप लोगों का ये साथ मेरे लिए बहुत ही खास है। एम जगदीश, आपने सिल्वर मेंबरशिप ली है और आप पहले इंसान हैं जिन्होंने सिल्वर टियर खरीदा। ये मेरे लिए गर्व की बात है। सतीश कुमार, अमित कुमार, नरसिंह कुमार उपाध्याय, गेमिंग रविंद्र, सुभा मंडल, इट्स सरफराज, दिनेश कुमार यादव, जौहरी गेमिंग, तौसीन अंसारी और उर्बिश, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद ब्रॉन्ज मेंबरशिप लेने के लिए। ब्रॉन्ज और सिल्वर मेंबरशिप परिवार में आप सभी का स्वागत है। आपका साथ मेरे लिए बहुत कीमती है। आगे भी और खास कंटेंट आने वाला है, सिर्फ आप लोगों के लिए। वीआईओटा अध्याय 592। उस दोपहर तिवारी ग्रुप की बिक्री ने एक नया रिकॉर्ड बनाया। अर्जुन कपूर तिवारी ग्रुप इंडिया मुख्यालय में इस अच्छी खबर का इंतजार कर रहे थे। दूसरी ओर भगवती ज्वेलर्स ग्रुप में आलोक जिंदल ने भी हाल के तिवारी की बिक्री डेटा देखा। डेटा को देखते हुए आलोक जिंदल ने गहरी सांस ली। हाय, कुछ हिचकिचाहट के बाद आलोक जिंदल ने आखिरकार अपनी हार स्वीकार की। कीमत युद्ध छोड़ दिया और कीमतों को पहले जैसा कर दिया। जल्द ही आदेश जारी कर दिया गया। इसके अलावा इस असफलता के कारण मुख्य कार्यालय लुइस विटन ग्रुप शायद जल्द ही जांच के लिए किसी को भेजेगा। तब तक उन्हें इस पद से हटाया जा सकता है या शायद नौकरी से निकाल दिया जाए। जब आलोक जिंदल ने हार स्वीकार की उसी समय अर्जुन के कानों में सिस्टम की आवाज़ गूंजी। डिंग। भगवती ज्वेलर्स ग्रुप के साथ युद्ध जीत लिया, जिससे भगवती ज्वेलर्स ग्रुप को झुकना पड़ा और हार माननी पड़ी। विशेष मिशन पूरा हुआ। बधाई हो, आपको प्राप्त हुआ। द्विनक्षत्र ग्रुप के 10% शेयर अधिग्रहण अनुबंध आपके गुलमोहर विला में रखा गया है। कृपया जांच करें। बधाई हो, आपको प्राप्त हुआ 999 अनुभव अंक। 5 दिन का विशेष मिशन पूरा हो गया और अर्जुन ने आखिरकार द्विनक्षत्र ग्रुप के 10% शेयर, जिनकी कीमत 200 अरब थी, और 999 अनुभव अंक जीत लिए। उसी समय आज का सिस्टम पुरस्कार भी आ गया। डिंग। रिश्ता तोड़ने का 104वां दिन। पुरस्कार एक वरिष्ठ पैरवीकार कार्ड आपके सिस्टम बैकपैक में रखा गया है। कृपया जांच करें। वरिष्ठ पैरवीकार कार्ड, यह क्या है? अर्जुन बहुत उत्सुक थे। ये पहली बार था जब सिस्टम ने इस प्रकार का कार्ड दिया था। मजबूत उत्सुकता के साथ अर्जुन ने वरिष्ठ पैरवीकार कार्ड के पीछे की व्याख्या पर क्लिक किया। एक बार उपयोग करने पर वरिष्ठ पैरवीकार कार्ड तुरंत मौके पर मौजूद 5-8 लोगों का मन बदल सकता है और उन्हें मेजबान के दृष्टिकोण से सहमत कर सकता है। हो, इस वरिष्ठ पैरवीकार कार्ड को देखकर अर्जुन की आंखें चमक उठीं। यह एक अच्छी चीज़ है, खासकर अभी अर्जुन के लिए, जो जानता है कि यह कब महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। खासकर आज दोपहर जब पटेल परिवार की बैठक होगी, जिसमें ईशा पटेल की युवा पीढ़ी के उत्तराधिकारी का निर्धारण होगा। पटेल परिवार का उत्तराधिकारी बनने के लिए अधिकांश पटेल परिवार के सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। हालांकि महेंद्र पटेल ने कहा था कि उनके पास एक तरीका है और चीजें उन पर छोड़ दी जाएं, लेकिन अगर कुछ अप्रत्याशित हुआ तो। अब जब उनके पास यह वरिष्ठ पैरवीकार कार्ड है, उन्हें दुर्घटनाओं का डर नहीं है। अर्जुन ने विशेष रूप से सिस्टम बैकपैक में क्लिक करके इस वरिष्ठ पैरवीकार कार्ड की जांच की। दोपहर के भोजन के बाद अर्जुन ने ईशा पटेल से मुलाकात की और आज की पटेल परिवार की बैठक में भाग लेने के लिए एक साथ पटेल परिवार हवेली की ओर तैयार हुए। दूसरी ओर ईशा पटेल के पिछले प्रतियोगी और महेंद्र पटेल के पोते रोहन पटेल ने भी पटेल परिवार के कुछ प्रत्यक्ष सदस्यों से संपर्क किया। इस समय वे रोहन पटेल की विला में इकट्ठा थे। मुझे सचमुच नहीं पता कि बूढ़े व्यक्ति क्या सोच रहे हैं। वे वास्तव में पटेल परिवार की युवा पीढ़ी के प्रमुख का पद ईशा पटेल इस छोटी सी लड़की को देना चाहते हैं। सही कहा, एक महिला परिवार को अच्छी तरह से कैसे संभाल सकती है। मुझे लगता है कि बूढ़े व्यक्ति को ईशा पटेल और उसके प्रेमी ने ब्रेन वॉश कर दिया है। पटेल परिवार के सदस्यों के रूप में हम बूढ़े व्यक्ति को ऐसी गलती करते हुए नहीं देख सकते। मौके पर मौजूद कई लोगों ने एक एक करके बोला, गुस्से में दिखते हुए। वे सभी शुरू से ही रोहन पटेल के समर्थक थे, रोहन पटेल के साथ सम्मान और अपमान साझा करते थे। अगर रोहन पटेल को हटा दिया गया और ईशा पटेल ने पद संभाला तो भविष्य में पटेल परिवार में उनकी जिंदगी निश्चित रूप से अच्छी नहीं होगी। हाँ, हमें ईशा पटेल को पटेल परिवार का भविष्य का प्रमुख बनने से रोकना होगा। हमें दादाजी को रोकना होगा। रोहन पटेल खड़े हुए। हमारे पटेल परिवार में कुल 28 प्रत्यक्ष सदस्य हैं।
अगर हम चाहते हैं कि ईशा पटेल भविष्य का प्रमुख बने तो हमें 70% से ज़्यादा लोगों की सहमति चाहिए। कम से कम 20 लोगों को उसका समर्थन करना होगा। रोहन पटेल ने विश्लेषण किया। 20। हालांकि यह थोड़ा मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है। मौके पर मौजूद कई लोग एक दूसरे को देखने लगे। रोहन पटेल सहित वे केवल 6 लोग थे। अगर वे ईशा पटेल को रोकना चाहते थे तो उन्हें 3 और लोगों की ज़रूरत थी। चिंता न करें बुजुर्गों, मेरे पास एक बैकअप योजना है। जब तक कुछ बुजुर्ग मेरा समर्थन करते हैं, लोगों की संख्या निश्चित रूप से पर्याप्त होगी। रोहन पटेल ने रहस्यमयी ढंग से कहा। इस बार चाहे कुछ भी हो, भले ही देवता आ जाएं, ईशा पटेल हमारे पटेल परिवार का भविष्य का प्रमुख नहीं बन पाएगी। रोहन पटेल ने आत्मविश्वास से कहा। ये निश्चित है, हम सब तुम्हारा समर्थन करते हैं। पटेल परिवार के कई प्रत्यक्ष सदस्यों ने एक एक करके बोला। समय हो गया है, चलो परिवार की ओर चलें। रोहन पटेल ने समय देखा और चलना शुरू किया। दूसरी ओर पटेल परिवार हवेली में महेंद्र पटेल दूर की ओर देख रहे थे, सोच रहे थे कि क्या ईशा पटेल की मां और दिया पटेल पहले से पहुंच चुके थे। ईशा पटेल के पिता विदेशी व्यापार वार्ता के कारण अस्थायी रूप से नहीं जा सके, इसलिए उन्होंने अपनी वोटिंग अधिकार अपनी पत्नी को दे दिए, जो उनकी जगह लेगी। वे दोनों निश्चित रूप से अपनी बेटी के लिए वोट करेंगे। दादाजी, क्या हुआ? महेंद्र पटेल का चेहरा बहुत गंभीर देखकर दिया पटेल उनके पास आए और चिंता से पूछा। कुछ नहीं दिया, महेंद्र पटेल ने सिर हिलाया और कुछ स्पष्ट नहीं कहा। आज की परिवार बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। वे पहले से ही अनुमान लगा सकते हैं कि निश्चित रूप से एक तीव्र विवाद होगा। परिवार के मुखिया के रूप में महेंद्र पटेल वास्तव में अपने बच्चों और पोते पोतियों को आपस में लड़ते हुए नहीं देखना चाहते। दादाजी, क्या आपको लगता है कि मेरी दीदी आज दोपहर की परिवार बैठक में सफलतापूर्वक परिवार की भविष्य की उत्तराधिकारी बन सकती हैं? दिया पटेल ने धीमी आवाज में पूछा। दिया पटेल की जीवंत शख्सियत के कारण बूढ़े व्यक्ति को बचपन से ही यह चुलबुली छोटी पोती बहुत पसंद थी। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। महेंद्र पटेल ने सिर हिलाया, लेकिन उन्होंने कुछ भी निश्चित नहीं कहा। उनके पास 80% नहीं, 90% से ज्यादा का आत्मविश्वास था। आखिरकार उन्होंने पिछले कुछ दिनों में आज की परिवार बैठक की तैयारी के लिए कार्रवाई की थी। 100% नहीं, दिया पटेल ने जीभ निकाली, थोड़ा अफसोस जताते हुए। लड़की, दुनिया में 100% निश्चितता कहाँ होती है? महेंद्र पटेल ने दिया पटेल को प्यार से देखा। तभी एक आवाज आई, यंग मास्टर यशवर्धन पटेल आ गए हैं। पटेल परिवार के प्रत्यक्ष सदस्य एक एक करके आने लगे। चलो, महेंद्र पटेल ने पटेल परिवार परिषद हॉल की ओर अगुवाई की, उनके पीछे पीछे दिया पटेल और ईशा पटेल की मां। कुछ ही मिनटों में पटेल परिवार के 1 दर्जन से ज्यादा प्रत्यक्ष सदस्य एक एक करके आ गए और पटेल परिवार हवेली तुरंत जीवंत हो गई। वे सभी जानते थे कि थोड़ी देर में क्या होने वाला है और उन्होंने ये भी अनुमान लगाया कि शायद विवाद हो सकता है। वे सभी धीमी आवाज में बात कर रहे थे, एक दूसरे की मंशा टटोल रहे थे। बड़े परिवारों में साजिशें विशेष रूप से गंभीर होती हैं। जब सभी चर्चा कर रहे थे, एक और वजनदार सदस्य आ गया। अध्याय 593। जो व्यक्ति आया वह 40 साल का एक पुरुष था जो परिष्कृत और विद्वान दिखता था। ये व्यक्ति महेंद्र पटेल का सबसे छोटा बेटा था, पटेल परिवार की पिछली पीढ़ी का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति, और उसे नंबर 1 व्यक्ति भी माना जाता था, श्लोक पटेल। पटेल परिवार में पिछली पीढ़ी के उत्तराधिकारियों की प्रतिस्पर्धा के दौरान श्लोक पटेल और ईशा पटेल के पिता ने प्रतिस्पर्धा की थी और अंततः ईशा पटेल के पिता जीते और श्लोक पटेल हार गए। हालांकि चूंकि श्लोक पटेल को महेंद्र पटेल बहुत पसंद थे और वे खुद बहुत सक्षम थे, उनकी पटेल परिवार के भीतर लोकप्रियता हमेशा अच्छी रही है और वर्तमान में वे पटेल परिवार के महत्वपूर्ण उद्यमों का प्रबंधन करते हैं, एक उच्च पद पर हैं। कहा जाता है कि पटेल परिवार के कई प्रत्यक्ष और गौण सदस्य चुपके से श्लोक पटेल का समर्थन करते हैं, चाहते हैं कि वह सिंहासन हड़प ले। पटेल परिवार की युवा पीढ़ी में वरुण पटेल, जो उम्र के कारण भविष्य के परिवार प्रमुख की प्रतिस्पर्धा में थोड़ा चूक गए, श्लोक पटेल के बेटे हैं। इस बार श्लोक पटेल का बयान महत्वपूर्ण है। मौके पर मौजूद सभी लोगों की नज़रें अनायास श्लोक पटेल पर टिक गईं। पिताजी को नमस्ते। श्लोक पटेल के आने के बाद उन्होंने सबसे पहले महेंद्र पटेल को सम्मान दिया। श्लोक आ गया, महेंद्र पटेल ने सिर हिलाया। हालांकि उन्हें ये छोटा बेटा भी बहुत पसंद था, महेंद्र पटेल उसे पूरी तरह समझ नहीं पाते थे। वास्तव में महेंद्र पटेल ने श्लोक पटेल और ईशा पटेल के पिता के बीच लंबे समय तक हिचकिचाहट की थी। शुरुआत में महेंद्र पटेल अपने छोटे बेटे की ओर ज्यादा झुके हुए थे। आखिरकार उनका छोटा बेटा अपने बड़े बेटे से क्षमता और व्यापारिक समझ में बेहतर था। अंत में उन्होंने अपने छोटे बेटे का समर्थन नहीं करने का कारण ये था कि श्लोक पटेल बहुत साहसी, जोखिम लेने का बहुत शौकीन और बहुत आवेगी था। हालांकि उनका छोटा बेटा ज्यादा सक्षम था, अगर उसने आवेग में काम किया और पटेल परिवार को अनंत काल के लिए बर्बाद कर दिया तो पटेल परिवार की इतने सालों की नींव पूरी तरह से खत्म हो जाएगी।
इसलिए महेंद्र पटेल ने ईशा पटेल के पिता को चुना, जो ज़्यादा भरोसेमंद और व्यावहारिक थे। हालांकि ईशा पटेल के पिता की क्षमता में थोड़ी कमी थी, वे ज़्यादा भरोसेमंद थे। अगर उन्होंने पटेल परिवार को संभाला तो पटेल परिवार कम से कम अपने वर्तमान स्तर को बनाए रख सकता था या फिर स्थिरता से आगे बढ़ सकता था। फिर भी चेन्नई में एक शीर्ष धनी परिवार, देश में एक शीर्ष धनी परिवार बना रह सकता था, बिना दिवालिया होने के जोखिम के। अभिवादन के बाद श्लोक पटेल एक तरफ बैठ गए। पटेल परिवार के कई प्रत्यक्ष वंशज उनके पास गए और टटोलने लगे कि श्लोक पटेल किसे चुनना चाहते हैं। श्लोक पटेल ने बस मुस्कुराया और उनसे पूछा कि वे किसे चुनेंगे। जहां तक वे खुद किसे चुनेंगे, उन्होंने चुप्पी साध ली और भी रहस्यमयी दिखने लगे। थोड़ी देर बाद रोहन पटेल और उनके समर्थन करने वाले कई पटेल परिवार के प्रत्यक्ष वंशज अंदर आए। अंदर आने के बाद उन्होंने भी झुककर महेंद्र पटेल को अभिवादन किया। अंदर आने के बाद रोहन पटेल भी ईमानदारी से बैठ गए, बिना किसी छोटी मोटी हरकत के। कुछ मिनट बाद ईशा पटेल और अर्जुन कपूर आ गए। पल भर में दोनों सभी की नज़रों का केंद्र बन गए। खासकर अर्जुन, मौके पर कई लोग उन्हें पहली बार देख रहे थे और सभी विशेष रूप से उत्सुक थे। दोनों ने महेंद्र पटेल से मुलाकात के बाद उन्हें भी सीटें दी गईं। जहां तक रोहन पटेल की बात है, जैसे ही वे आए उन्होंने अर्जुन और ईशा पटेल के प्रति पूरी तरह से शत्रुता दिखाई, बिना इसे छिपाए। दोपहर के करीब 2 बजे बाकी बचे कुछ पटेल परिवार के प्रत्यक्ष वंशज भी आ गए। आज ईशा पटेल के पिता को छोड़कर, जो विदेश में वार्ता के कारण वापस नहीं आए थे, और वरुण पटेल, जो दिल्ली में पढ़ाई कर रहे थे और परीक्षा दे रहे थे, पटेल परिवार के सभी प्रत्यक्ष वंशज मौजूद थे और पटेल परिवार के कुछ महत्वपूर्ण गौण सदस्य भी आए। हालांकि पटेल परिवार के इन गौण सदस्यों को वोटिंग अधिकार नहीं थे, उनकी मजबूत क्षमताओं के कारण उनकी पटेल परिवार में एक निश्चित हैसियत थी। उन्हें यहाँ बुलाने का मकसद उन्हें इसका गवाह बनाना था। ठीक है, सब लोग आ गए। महेंद्र पटेल खड़े हुए और चारों ओर देखा। सबको ये भी पता होना चाहिए कि मैंने आज अचानक परिवार बैठक क्यों बुलाई है। महेंद्र पटेल ने जोर से कहा, हमारा पटेल परिवार हमेशा निष्पक्षता और न्याय पर जोर देता है। मुझे भी पता है कि सबके मन में कई सवाल हैं, लेकिन पहले मैं कुछ डेटा की घोषणा करता हूं। महेंद्र पटेल ने अपने बगल की मेज से एक दस्तावेज निकाला। 3 साल पहले मुंबई पटेल ग्रुप शाखा दिवालिया होने की कगार पर थी। ईशा पटेल वहां अध्यक्ष के रूप में गईं। 1 साल के भीतर दिवालिया होने की कगार पर थी शाखा को फिर से जीवित कर दिया गया। कुछ महीने पहले तक कुल संपत्ति 40 अरब से अधिक हो गई थी। दूसरे, हैदराबाद, महेंद्र पटेल ने ईशा पटेल की उपलब्धियों की घोषणा की। हालांकि भीड़ पहली 2 कंपनियों से हैरान थी, उन्हें यह बहुत शानदार नहीं लगा। लेकिन जब उन्हें पता चला कि 10 दिन से भी कम समय में ईशा पटेल ने न केवल पटेल ग्रुप की आंतरिक समस्याओं को पूरी तरह से हल किया, बल्कि पटेल ग्रुप को और बेहतर किया, इसकी कुल संपत्ति को दोगुना करके 200 अरब तक पहुंचाया, तो सभी की सांसें थम गईं। ये बहुत शानदार था। पटेल ग्रुप पटेल परिवार के भीतर एक प्रसिद्ध बड़ी समस्या थी। मौके पर मौजूद कई लोगों ने पटेल ग्रुप के अध्यक्ष के रूप में काम किया था, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। पटेल ग्रुप की संपत्ति को दोगुना करने की बात तो छोड़ दें, उन्होंने तो इसकी आंतरिक समस्याओं को भी हल नहीं किया था। लेकिन ईशा पटेल ने इसे सिर्फ 10 दिन में हल कर दिया। वे हैरान कैसे नहीं हो सकते। पिताजी, क्या मैं पूछ सकता हूं कि यह सच है? श्लोक पटेल अचानक बोले, गंभीरता से पूछते हुए। ये स्वाभाविक है। महेंद्र पटेल ने सिर हिलाया। फिर महेंद्र पटेल ने हाथ हिलाया और कई नौकर आए और मौके पर मौजूद सभी लोगों को एक विस्तृत दस्तावेज बांटा। जब उन्होंने विशिष्ट डेटा देखा तो वे और भी हैरान हो गए। कमाल है, मुझे नहीं लगा था कि हमारी पटेल परिवार की युवा पीढ़ी में ऐसी प्रतिभा उभरेगी। ईशा वाकई एक नायिका है। मौके पर मौजूद सभी लोग इस बारे में बात करने लगे। रुकिए, मेरे पास कुछ विवरण जोड़ने हैं। अचानक रोहन पटेल खड़े हुए। पटेल ग्रुप की कुल संपत्ति का दोगुना होना ईशा पटेल से बहुत कम संबंधित है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह इस बाहरी व्यक्ति अर्जुन कपूर पर निर्भर करता है। ईशा पटेल की ताकत की अभी जांच होनी बाकी है। रोहन पटेल ने आते ही सीधे अर्जुन पर निशाना साधा। हो, अर्जुन पर निर्भर। रोहन पटेल की यह बात सुनकर मौके पर मौजूद कई पटेल परिवार के सदस्यों ने इस बारे में बात की और उन्हें भी लगा कि चीजें ठीक नहीं हैं। इसलिए एक बार फिर सभी ने एक साथ अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन, तुम्हें कुछ कहना है? रोहन पटेल ने अर्जुन से सवाल किया। मैं ईशा का प्रेमी हूं और भविष्य में उसका पति बनूंगा, इसलिए मुझे स्वाभाविक रूप से बाहरी व्यक्ति नहीं माना जा सकता। अर्जुन धीरे से खड़े हुए। दूसरे, मैंने पटेल ग्रुप में ईशा की बहुत मदद की, लेकिन ये सामान्य है। मैं सभी बुजुर्गों से पूछना चाहता हूं, जब आप कंपनी का प्रबंधन करते हैं तो क्या आपके जीवनसाथी, पत्नी या पति की मदद लेने में कोई समस्या है? इसके अलावा बढ़ा हुआ मुनाफा सब पटेल ग्रुप के खाते में जमा हुआ है। मैंने एक पैसा भी नहीं लिया। इसमें क्या समस्या है? अर्जुन ने मौके पर मौजूद पटेल परिवार के सदस्यों की ओर देखा।
अब जिन पटेल परिवार के सदस्यों ने अभी अर्जुन पर सवाल उठाए थे वे चुप हो गए। उन्हें भी लगा कि अर्जुन ने जो कहा उसमें कुछ दम है। रोहन पटेल का पहला जवाबी हमला सीधे असफल हो गया। अध्याय 594। अब जिन पटेल परिवार के सदस्यों ने पहले अर्जुन पर सवाल उठाए थे वे चुप हो गए। उन्हें लगा कि अर्जुन ने जो कहा उसमें कुछ दम है। रोहन पटेल का पहला जवाबी हमला सीधे असफल हो गया। ये देखकर कि मौके पर कोई विरोध नहीं कर रहा, महेंद्र पटेल ने मौके का फायदा उठाया और फिर से बोले, सब कहते हैं कि शर्मा परिवार का छोटा लड़का कोई किरण पुत्र है, चेन्नई की युवा पीढ़ी में नंबर 1। मेरी नज़र में अर्जुन ही असली नंबर 1 है। बोलने के बाद महेंद्र पटेल ने फिर से ईशा पटेल की ओर देखा। सबने ईशा की क्षमताएं देखी हैं और अर्जुन जैसे उत्कृष्ट प्रेमी की मदद से वह निश्चित रूप से भविष्य में हमारे पटेल परिवार को और ऊंचाइयों तक ले जाएगी। इसलिए मैं एक बार फिर ईशा को हमारे पटेल परिवार की युवा पीढ़ी की उत्तराधिकारी के रूप में और भविष्य में हमारे पटेल परिवार के प्रमुख के पद को संभालने की सिफारिश करता हूं। आप सब क्या सोचते हैं? महेंद्र पटेल देर नहीं करना चाहते थे क्योंकि देरी से परेशानी हो सकती थी। वे जल्दी से ईशा पटेल की स्थिति तय करना चाहते थे। मैं सहमत हूं। सबने ईशा की क्षमताएं देखी हैं। ईशा हमारे पटेल परिवार की भविष्य की प्रमुख बनने के लिए सबसे उपयुक्त है। महेंद्र पटेल के बोलने के तुरंत बाद ईशा पटेल की मां और दिया पटेल, साथ ही उनके पिता की ओर से लोग ने सबसे पहले ईशा पटेल का समर्थन किया। महेंद्र पटेल के इशारे पर पटेल परिवार के कुछ प्रत्यक्ष वंशज भी खड़े होकर ईशा पटेल का समर्थन करने लगे। ये लोग वे थे जिनसे महेंद्र पटेल ने पिछले कुछ दिनों में व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की थी और समझौता किया था। वे भी ईशा पटेल का समर्थन करते थे। जल्द ही मौके पर मौजूद लगभग आधे लोग ईशा पटेल का समर्थन करने लगे। ये दृश्य देखकर रोहन पटेल का चेहरा बेहद गंभीर हो गया। उन्हें समझ आ गया कि सबसे महत्वपूर्ण क्षण आ गया है। अब श्लोक पटेल और उनके पक्ष के कुछ लोग विशेष रूप से महत्वपूर्ण लग रहे थे। चाचा श्लोक, आप क्या सोचते हैं? रोहन पटेल ने श्लोक पटेल से पूछा। श्लोक पटेल ने जवाब नहीं दिया बल्कि अर्जुन की ओर देखा। ये भतीजा अर्जुन, क्या तुम वाकई भविष्य में ईशा की मदद करोगे? श्लोक पटेल ने पूछा। बेशक, मैं पूछता हूँ, अगर आपकी पत्नी मुसीबत में हो तो क्या आप मदद नहीं करेंगे? अर्जुन ने हल्के से सिर हिलाया। ठीक है, मैं भी ईशा के समर्थन में अपनी राय व्यक्त करता हूँ। सभी के आश्चर्य की बात है, श्लोक पटेल ने इतनी आसानी से ईशा पटेल का समर्थन करने का फैसला किया। श्लोक पटेल ने बोल दिया और हालांकि उनके आसपास के 3-4 प्रत्यक्ष वंशज भी बहुत हैरान थे, उन्होंने भी अपनी सहमति व्यक्त की। मैं भी ईशा का समर्थन करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि ईशा भविष्य में हमारे पटेल परिवार को और ऊंचाइयों तक ले जाएगी। रोहन पटेल का समर्थन करने वाले कुछ लोग स्तब्ध रह गए। यह क्या मजाक है? श्लोक पटेल ईशा पटेल का समर्थन कैसे कर सकते हैं? यहाँ आने से पहले क्या रोहन ने नहीं कहा था कि उनके पास एक बैकअप योजना है, ये कहते हुए कि निश्चित रूप से 20 से ज़्यादा लोग ईशा पटेल का समर्थन नहीं करेंगे। उन्हें लगा था कि रोहन पटेल जिस बैकअप योजना की बात कर रहे थे वह श्लोक पटेल थी। अब श्लोक पटेल ईशा पटेल का समर्थन कैसे कर सकते हैं? वास्तव में श्लोक पटेल शुरू में ईशा पटेल का समर्थन नहीं करना चाहते थे, लेकिन उत्सुकता से उन्होंने किसी को अर्जुन की जांच के लिए भेजा। जांच न करने पर तो ठीक था, लेकिन जांच करने पर श्लोक पटेल को कुछ पता चला। उन्हें अर्जुन के हाथों में कुछ मशहूर बड़ी कंपनियों के बारे में पता चला और अर्जुन की कुछ ताकत के बारे में भी जानकारी मिली। श्लोक पटेल ने शुरू में अनुमान लगाया कि अर्जुन की वर्तमान संपत्ति लगभग 1 ट्रिलियन के आसपास होनी चाहिए। अर्जुन केवल 19 साल के हैं और उनकी संपत्ति एक चौंका देने वाला ट्रिलियन तक पहुंच गई है। यहां तक कि श्लोक पटेल भी हैरान थे। वे खुद को इसके सामने छोटा महसूस करने लगे। हालांकि श्लोक पटेल को जोखिम लेना पसंद है, वे बहुत चतुर भी हैं और मौत को न्योता नहीं देना चाहते, इसलिए उन्होंने ईशा पटेल का समर्थन करने का फैसला किया। श्लोक पटेल के पक्ष के लोगों को जोड़ने के बाद पल भर में ईशा पटेल का समर्थन करने वालों की संख्या 18 तक पहुंच गई। केवल 2 और वोट चाहिए थे और ईशा पटेल पूरी तरह से पटेल परिवार की भविष्य की उत्तराधिकारी बन सकती थी। मैं विरोध करता हूं। ईशा पटेल सिर्फ एक महिला है और परिवार का प्रमुख बनने के लिए उपयुक्त नहीं है। इसके अलावा चाहे चेन्नई में हो या देश के कुछ शीर्ष धनी परिवारों में, महिलाओं के भविष्य की उत्तराधिकारी होने का कोई उदाहरण नहीं है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम आलोचना का निशाना बन जाएंगे। रोहन पटेल का समर्थन करने वाले कुछ लोग और बैठ नहीं सके और विरोध में खड़े हो गए। मैं रोहन पटेल को पटेल परिवार का भविष्य का प्रमुख बनने का समर्थन करता हूं। कोई खड़ा हुआ। मैं भी उनका समर्थन करता हूं। मुझे भी गिनो। रोहन पटेल ज्यादा उपयुक्त हैं। रोहन पटेल के पक्ष के 5 लोग और रोहन पटेल स्वयं, कुल मिलाकर 6 वोट थे। अभी भी 4 पटेल परिवार के प्रत्यक्ष वंशज थे जिन्होंने अपनी राय व्यक्त नहीं की थी। इस समय इन 4 लोगों का रवैया महत्वपूर्ण था।
रोहन पटेल के पक्ष के लोग बेहद घबराए हुए थे और ईशा पटेल का समर्थन करने वाले लोग भी बेहद बेचैन थे। महेंद्र पटेल बहुत शांत थे और उन्होंने इन 4 लोगों को एक नज़र दी। महेंद्र पटेल ने पहले इन 4 लोगों से अलग अलग मुलाकात की थी। कुछ बातचीत के बाद इन 4 लोगों ने भी ईशा पटेल का समर्थन करने की बात कही थी। महेंद्र पटेल का इशारा देखकर उनमें से एक जल्दी से खड़ा हुआ। मेरे पिता ने इतने सालों तक परिवार का प्रबंधन करने में कभी कोई समस्या नहीं की। मुझे अपने पिता के फैसले पर भरोसा है और मैं ईशा का समर्थन करता हूं। अब ईशा पटेल के पक्ष में 19वां वोट था। बस एक और वोट चाहिए था और ईशा पटेल की पटेल परिवार की भविष्य की प्रमुख की स्थिति पूरी तरह से तय हो जाएगी। ईशा पटेल के पक्ष के लोग बहुत उत्साहित थे, जबकि रोहन पटेल और उनके समर्थक सांस रोके हुए थे। हालांकि जब महेंद्र पटेल को लग रहा था कि यह वोट पक्का है, बाकी बचे 3 लोगों में से 2 अचानक खड़े हो गए। माफ़ करें, मुझे भी लगता है कि ईशा पटेल उपयुक्त नहीं है। मैं रोहन पटेल का समर्थन करता हूं। रोहन पटेल हमारे पटेल परिवार का भविष्य का प्रमुख बनने के लिए ज़्यादा उपयुक्त हैं। अगर हम ईशा पटेल को ये पद लेने देते हैं तो आलोचना का निशाना बनने की बात तो छोड़ दें, समस्या यह है कि अन्य धनी परिवार शायद एकजुट होकर हमें निशाना बनाएंगे, जो अच्छा नहीं होगा। जिन 2 लोगों ने पहले महेंद्र पटेल से वादा किया था, उन्होंने अचानक अपने वचन तोड़ दिए और रोहन पटेल का समर्थन करने की बात कही। इन 2 लोगों का रवैया देखकर रोहन पटेल के चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान चमकी। उन्होंने अपने समर्थकों की ओर देखा, जैसे कह रहे हों, देखो यही है उनकी बैकअप योजना। जिन 4 लोगों ने अभी तक नहीं बोला था, वे शुरू में सभी यशवर्धन पटेल का समर्थन करते थे। परिणामस्वरूप यशवर्धन पटेल को अर्जुन और ईशा पटेल ने हराया और वर्तमान में परिवार में बंद कर दिया गया है, जिससे उनके वोटिंग अधिकार पूरी तरह से खत्म हो गए और उन्हें एक बेकार व्यक्ति माना गया। हालांकि इन लोगों ने भी महेंद्र पटेल से बात की थी। वे अपने दिल से ईशा पटेल से नफरत करते थे और यहां तक कि उनसे नाराज थे। इसलिए पिछले कुछ दिनों में रोहन पटेल ने मौके का फायदा उठाकर उनसे संपर्क किया, वादे किए कि जब वह भविष्य में पटेल परिवार का प्रमुख बनेगा तो वह न केवल यशवर्धन पटेल को रिहा करेगा, बल्कि यशवर्धन पटेल और उन्हें महत्वपूर्ण पद भी देगा। ये लोग मान गए। मौके पर पटेल परिवार के 28 प्रत्यक्ष वंशजों में से 27 ने अपनी राय व्यक्त कर दी थी और केवल एक आखिरी बाकी था। पटेल परिवार के गौण रिश्तेदार भावुक हो गए। पटेल परिवार के भविष्य के प्रमुख की प्रतिस्पर्धा वाकई अप्रत्याशित थी। पहले श्लोक पटेल ने अचानक ईशा पटेल का समर्थन करने का फैसला किया और फिर बाद में पटेल परिवार के कई सदस्यों ने विश्वासघात किया और रोहन पटेल का समर्थन किया। अब केवल आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण वोट बाकी है। मौके पर सभी की नज़रें उस आखिरी व्यक्ति पर टिक गईं जिसने अपनी राय व्यक्त नहीं की थी। इस व्यक्ति का नाम चिराग पटेल था और वह पटेल परिवार की युवा पीढ़ी में सबसे बड़ा था और यशवर्धन पटेल के साथ उसका अच्छा रिश्ता था। उनका आखिरी वोट पटेल परिवार की भविष्य की दिशा तय करता है। अध्याय 595। रोहन पटेल सबसे पहले बेचैन हुए। चचेरे भाई यशवर्धन के बारे में सोचो। रोहन पटेल चिराग पटेल के बगल में बैठे थे, इसलिए उन्होंने चिराग से धीरे से कहा, यशवर्धन का इस्तेमाल करके चिराग को अपना समर्थन करने की याद दिलाना चाहते थे। जब रोहन पटेल उन्हें भड़का रहे थे, अर्जुन कपूर को एहसास हुआ कि अब उनके द्वारा प्राप्त वरिष्ठ पैरवीकार कार्ड का उपयोग करने का समय आ गया है। शुरुआत में अर्जुन ने सोचा था कि अगर पटेल परिवार के मुखिया सभी को पूरी तरह से मना सकते हैं तो उन्हें इसका उपयोग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे भी अगर 20 लोग ईशा का समर्थन कर दें तो ठीक है। वे अपने वरिष्ठ पैरवीकार कार्ड को तियान्या वाणिज्य मंडल के अध्यक्ष पद की प्रतिस्पर्धा के लिए बचाना चाहते थे ताकि मध्यकालिक मिशन पूरा हो सके, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कोई अचानक विश्वासघात करेगा, इसलिए उन्हें इसका उपयोग करना पड़ा। आखिरकार ईशा का मामला पहले से ही तत्काल था और उनके मध्यकालिक मिशन के लिए अभी भी 10 दिन से ज़्यादा समय था। इन 10 दिनों में उन्हें शायद एक और वरिष्ठ पैरवीकार कार्ड पुरस्कार के रूप में मिल सकता है। ये सोचकर अर्जुन ने सिस्टम पर क्लिक किया, वरिष्ठ पैरवीकार कार्ड ढूंढा और उपयोग करने के लिए क्लिक किया। वरिष्ठ पैरवीकार कार्ड सक्रिय हो रहा है। डिंग, वरिष्ठ पैरवीकार कार्ड सफलतापूर्वक सक्रिय हो गया है। महज 1 सेकंड में वरिष्ठ पैरवीकार कार्ड सफलतापूर्वक सक्रिय हो गया और प्रभावी हो गया। अर्जुन जल्दी से खड़े हुए और चिराग पटेल की ओर देखा, जो अंतिम निर्णय लेने वाले थे। क्या आप रोहन पटेल की बातों पर विश्वास करते हैं? अर्जुन ने सीधे मुद्दे पर आते हुए चिराग पटेल से पूछा। आप जानते हैं कि रोहन पटेल किस तरह के व्यक्ति हैं। क्या आप और बाकी बुजुर्ग वाकई रोहन पटेल की बातों या उनके द्वारा किए गए वादों पर विश्वास करते हैं? अर्जुन ने तुरंत एक आत्ममंथन वाला सवाल पूछा। अर्जुन की बातों में जैसे जादू था और वे चिराग पटेल और रोहन पटेल का समर्थन करने वाले पटेल परिवार के प्रत्यक्ष वंशजों के कानों में पड़ी। उनके दिल अनायास डगमगाने लगे। और क्या आपको लगता है कि रोहन पटेल के वाकई पटेल परिवार का भविष्य का प्रमुख बनने की संभावना है? अच्छे से देखिए, वास्तव में कितने लोग रोहन पटेल का समर्थन कर रहे हैं। अर्जुन ने फिर से बोला।
एक कदम पीछे हटकर, क्या आपको वाकई लगता है कि रोहन पटेल का समर्थन करना सही विकल्प है? यह मत भूलिए कि पटेल परिवार का अगला प्रमुख ईशा के पिता होंगे। उस समय शेखर चाचा पटेल परिवार के एकमात्र नियंत्रक होंगे। आप अब खुलकर ईशा का विरोध कर रहे हैं, ईशा को पटेल परिवार की युवा पीढ़ी की उत्तराधिकारी नियुक्त करने का विरोध कर रहे हैं। सोचिए, जब शेखर चाचा भविष्य में पटेल परिवार को संभालेंगे तो पटेल परिवार का क्या होगा? अर्जुन ने सभी को संकेत दिया। जैसा कि कहावत है, नया सम्राट नए मंत्रियों को लाता है। एक बार ईशा के पिता पटेल परिवार के भविष्य के प्रमुख बन जाएं, भले ही वे खुलकर ईशा के लिए खड़े होकर उन्हें उनके पदों से न हटा सकें। उन्हें बाहर निकालना और उनके लिए कुछ काम ढूंढना आसान होगा। वे थोड़ा सा दबाव झेल सकते हैं। और समस्या यह है कि ईशा के पिता अभी केवल 50 साल के हैं। अगर कुछ अप्रत्याशित नहीं होता तो वे अभी दशकों तक पटेल परिवार को नियंत्रित कर सकते हैं। एक बार ईशा के पिता पटेल परिवार को संभाल लें और उन्हें निशाना बनाएं तो क्या वे वाकई इन दशकों का सामना कर सकते हैं? अर्जुन की बातें सुनकर चिराग पटेल और अन्य लोग जो रोहन पटेल का समर्थन कर रहे थे, उनकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। उनकी बात तो छोड़ दें, यहाँ तक कि रोहन पटेल भी थोड़ा डर गए। किसी कारण से वे भी ईशा का समर्थन करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने जल्दी ही प्रतिक्रिया दी और जोर से चिल्लाए, सब लोग यहाँ अर्जुन की अफवाहों पर ध्यान न दें। लेकिन इससे पहले कि रोहन पटेल अपनी बात पूरी कर पाते, चिराग पटेल अचानक खड़े हुए और जोर से बोले, मैं ईशा का समर्थन करता हूँ। न केवल चिराग पटेल बल्कि वे दो लोग जिन्होंने पहले विश्वासघात किया था, उन्होंने भी अचानक अपना मन बदल लिया। मुझे भी लगता है कि मेरा अभी का बयान अनुचित था। मैं भी ईशा का समर्थन करने को तैयार हूँ। मैं अपनी पहले की बात वापस लेता हूँ। ईशा हमारे पटेल परिवार को नेतृत्व देने के लिए ज़्यादा उपयुक्त है। मैं ईशा को पटेल परिवार का भविष्य का मूल्य बनने का समर्थन करता हूँ। पल भर में ईशा का समर्थन करने वालों की संख्या 22 तक पहुँच गई। चाची, उसकी बकवास मत सुनो। अर्जुन झूठ बोल रहा है। रोहन पटेल संतुष्ट नहीं थे और अभी भी उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि बात यहीं खत्म नहीं हुई। यहाँ तक कि शुरू से रोहन पटेल का समर्थन करने वाले लोगों में से 3 लोगों ने अचानक अपना मन बदल लिया और ईशा का समर्थन करने लगे। अब ईशा का समर्थन करने वालों की संख्या अचानक 25 तक पहुंच गई, जबकि रोहन पटेल के पक्ष में उन्हें मिलाकर केवल 3 लोग बचे थे। रोहन पटेल अपनी कुर्सी पर ढह गए, उनका चेहरा पीला पड़ गया, जैसे वे अभी कब से बाहर निकले हों। उन्हें समझ आ गया कि उनकी सारी शक्ति खत्म हो गई है। वे पूरी तरह से असफल हो गए थे और चूंकि उन्होंने ईशा के साथ अपना चेहरा तोड़ लिया था, भविष्य में पटेल परिवार में उनकी जिंदगी अच्छी नहीं होगी। उनके बगल में अर्जुन के चेहरे पर मुस्कान थी। इस वरिष्ठ पैरवीकार कार्ड का प्रभाव वाकई अच्छा है। इसने न केवल चिराग पटेल और अन्य लोगों की स्थिति को पूरी तरह से बदल दिया जो शुरू से डगमगा रहे थे, बल्कि उन लोगों की स्थिति भी बदल दी जो लंबे समय से यशवर्धन पटेल का समर्थन कर रहे थे। बुरा नहीं, बुरा नहीं। उम्मीद है कि भविष्य में ऐसे और वरिष्ठ पैरवीकार कार्ड मिलेंगे। इस स्थिति में मेरा तियान्या वाणिज्य मंडल का नया अध्यक्ष बनना निश्चित है। इस समय पटेल परिवार के मुखिया गंभीरता से खड़े हुए और घोषणा की, वर्तमान में 25 लोग ईशा का समर्थन कर रहे हैं, जो लगभग 90% है और परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करता है। अब से मैं घोषणा करता हूं कि ईशा आधिकारिक रूप से हमारे पटेल परिवार की युवा पीढ़ी की उत्तराधिकारी बनेंगी और हमारे पटेल परिवार की भविष्य की प्रमुख बनेंगी। पटेल परिवार के मुखिया की घोषणा के साथ ईशा की स्थिति पूरी तरह से तय हो गई। बधाई हो ईशा, बधाई हो ईशा, चचेरी बहन, जब तुम भविष्य में हमारे पटेल परिवार की प्रमुख बनोगी तो मुझे मत भूलना। मौके पर मौजूद सभी लोग खड़े हुए और ईशा को घेर लिया, गर्मजोशी से बधाई देते हुए। जहां तक रोहन पटेल के पक्ष की बात है, वे निराश होकर चले गए। विजेता राजा होता है और हारा हुआ डाकू। जब अन्य लोग ईशा को बधाई दे रहे थे, श्लोक पटेल अर्जुन के पास आए और उन्हें अभिवादन किया। अर्जुन की पृष्ठभूमि के बारे में पूछना चाहते थे और ये देखना चाहते थे कि अर्जुन की क्या पृष्ठभूमि है। इतनी कम उम्र में उनके पास ट्रिलियनों की संपत्ति क्यों थी? परिणामस्वरूप लंबे समय तक पूछने के बाद अर्जुन का जवाब पूरी तरह से पक्का था और श्लोक पटेल को लगभग कुछ भी पता नहीं चला। जितना ऐसा था, श्लोक पटेल उतना ही अर्जुन को महत्व देते थे। शाम को पटेल परिवार ने ईशा की बधाई के लिए एक भोज आयोजित किया। दूसरी ओर ईशा के पटेल परिवार की युवा पीढ़ी की उत्तराधिकारी बनने की खबर पूरे चेन्नई में फैल गई और चेन्नई के सभी प्रमुख धनी परिवारों को इसकी जानकारी हो गई। एक समय के लिए चेन्नई हिल गया। अनगिनत धनी परिवारों के मुखियाओं को पटेल परिवार के इस फैसले से झटका लगा। खासकर उन कई परिवारों के मुखियाओं को जो पटेल परिवार के साथ शीर्ष धनी परिवारों में गिने जाते थे, वे और भी स्तब्ध थे। उन्हें लगा कि पटेल परिवार के मुखिया भ्रमित हो गए हैं। वे एक महिला को भविष्य के परिवार प्रमुख के पद पर कैसे समर्थन दे सकते हैं?
चेन्नई के एक शीर्ष धनी परिवार चौधरी परिवार में चौधरी परिवार के मुखिया और उनके बेटे ने इस खबर को जानने के बाद जोर से हंस दिया। पटेल परिवार अपनी कब्र खुद खोद रहा है और चेन्नई के सभी धनी परिवारों का दुश्मन बनना चाहता है। चौधरी परिवार के मुखिया ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, हाँ पिताजी, मुझे वाकई नहीं पता कि पटेल परिवार क्या सोच रहा है, इतना बड़ा नुकसान करने के लिए। निखिल चौधरी ने सिर हिलाया। जल्द ही पटेल परिवार को अन्य परिवारों द्वारा अस्वीकार कर दिया जाएगा और यहाँ तक कि निशाना बनाया जाएगा। तब हम तमाशा देख सकते हैं। चौधरी परिवार के मुखिया ने पहले से ही भविष्य की भविष्यवाणी शुरू कर दी थी। एक बार पटेल परिवार के साथ कुछ होता है तो शायद उस अर्जुन की भी अच्छी हालत नहीं होगी। निखिल चौधरी भी अर्जुन के पतन को देखने के लिए उत्सुक थे। पटेल परिवार के भोज में अर्जुन को अचानक एक विशेष फ़ोन कॉल प्राप्त हुआ। अध्याय 596। ये फ़ोन कॉल किसी और का नहीं था, ये ईशा पटेल के पिता, उनके होने वाले ससुर का था। अर्जुन खड़े हुए और एक शांत जगह पर जाकर कॉल का जवाब दिया। लिटिल अर्जुन, धन्यवाद, शेखर पटेल ने शुरू से ही ईमानदारी से कहा। उन्होंने कई बार कोशिश की थी कि ईशा को पटेल परिवार का भविष्य का प्रमुख बनाया जाए, लेकिन सभी असफल रही थीं। उन्हें कभी नहीं लगा था कि अर्जुन वाकई सफल हो जाएंगे। शायद उन्हें आखिरी बार अर्जुन से मिले हुए केवल 1 या 2 महीने ही हुए थे। अविश्वसनीय, वाकई अविश्वसनीय। इस पल में शेखर पटेल खुश थे, लेकिन उन्हें अपने चेहरे पर जलन भी महसूस हो रही थी। वे अर्जुन पर इतना अविश्वास और निराशावादी थे, लेकिन अर्जुन ने उन्हें करारा जवाब दिया, जिससे उनके पास छिपने की कोई जगह नहीं बची। ये कुछ भी नहीं है, अर्जुन ने शांति से कहा। उन्होंने जो कहा था उसे स्वाभाविक रूप से करेंगे। लिटिल अर्जुन, मैं हार गया। अब से मैं तुम्हें और ईशा को पूरी तरह से समर्थन दूंगा। अब से तुम मेरे बड़े भाई हो। शेखर पटेल ने अपने वचन रखे और उनके पिछले समझौते के अनुसार अर्जुन को सीधे बदलकर संबोधित किया। शेखर चाचा, आप बहुत दयालु हैं। मुझे ऐसा बुलाने की जरूरत नहीं है। अर्जुन ने कहा, अगर उनके होने वाले ससुर उन्हें बड़ा भाई कहते तो ईशा क्या बनती? उनकी भतीजी। क्या वे ईशा के परदादा बन जाएंगे? बहुत उलझन भरा। लिटिल अर्जुन, मैं पहले बहुत जल्दबाजी में था। मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। शेखर पटेल ने फ़ोन पर अर्जुन से ईमानदारी से माफ़ी मांगी। मैं अभी विदेश में हूँ और यहाँ असुविधा है। कुछ दिनों में जब मैं चेन्नई लौटूंगा तब हम अच्छे से बात करेंगे। शेखर पटेल के पास कुछ काम थे, इसलिए अर्जुन के साथ संक्षिप्त बातचीत के बाद उन्होंने फ़ोन काट दिया। इस बीच भोज में लोग अर्जुन को बुला रहे थे, इसलिए अर्जुन वहां चले गए। उस रात शराब पीने के बाद अर्जुन को गुलमोहर एन्क्लेव भेजा गया, लेकिन अर्जुन की विला के सामने कोई पहले से ही इंतजार कर रहा था। यह एक विदेशी व्यक्ति था जो बहुत कम बोलने वाला लग रहा था। अर्जुन ने उसे पहली नज़र में पहचान लिया। क्या ये सिद्धार्थ मेहरा नहीं था, जो मेहरा परिवार का प्रत्यक्ष वंशज और हरमेश ग्रुप का वर्तमान उपाध्यक्ष था, जिसने पहले उनसे मुलाकात की थी? श्रीमान मेहरा, क्या आपका मुझसे कोई काम है? अर्जुन ने पूछा। पिछली बार अर्जुन की हरमेश ग्रुप की पूर्व अध्यक्ष सिद्धार्थ मेहरा की बहन सान्या मेहरा के साथ बातचीत बहुत अच्छी नहीं रही थी। श्रीमान अर्जुन, नमस्ते, मैं आपसे कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। सिद्धार्थ मेहरा ने बहुत विनम्रता से समझाया। ये हमारे हरमेश ग्रुप के बारे में है। ठीक है, कृपया। अर्जुन ने विला का दरवाज़ा खोला और सिद्धार्थ मेहरा को अंदर आमंत्रित किया। आखिरकार ये हरमेश ग्रुप $1 ट्रिलियन कंपनी से संबंधित था। मुझे आश्चर्य है कि श्रीमान अर्जुन ने इस पर क्या विचार किया है, और क्या आप हमारे मेहरा परिवार के साथ विवाह गठबंधन करने को तैयार हैं? सिद्धार्थ मेहरा ने पहले उत्सुकता से पूछा। मेरे पास ऐसी कोई योजना नहीं है और मेरी पहले से ही एक प्रेमिका है। मेरी प्रेमिका का परिवार आपके मेहरा परिवार से कहीं ज़्यादा मजबूत है। अर्जुन ने साफ मना कर दिया। अर्जुन के इनकार को देखकर सिद्धार्थ मेहरा का कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं थी। अर्जुन का इनकार सिद्धार्थ मेहरा की अपेक्षाओं के भीतर लग रहा था। आखिरकार उनके मेहरा परिवार की ईमानदारी भी बहुत साधारण थी और विवाह के उम्मीदवार या तो अर्जुन से बहुत बड़े थे या बहुत छोटे। अगर वे खुद होते तो वे भी सहमत नहीं होते। सिद्धार्थ मेहरा ने एक पल सोचा और एक और महत्वपूर्ण सवाल पूछा। श्रीमान अर्जुन, आपको शायद नहीं पता कि आप हमारे हरमेश ग्रुप के सबसे बड़े शेयरधारक हैं, है ना? सिद्धार्थ मेहरा ने पूछा। आप क्या सोचते हैं? अर्जुन ने स्पष्ट जवाब नहीं दिया, बल्कि सिद्धार्थ मेहरा को एक अस्पष्ट जवाब दिया। मुझे लगता है कि यह इससे ज़्यादा होना चाहिए। सिद्धार्थ मेहरा ने सच बोला। उनके दिल से वे नहीं चाहते थे कि परिवार का अर्जुन के साथ टकराव हो। हर कोई हरमेश ग्रुप का हिस्सा था और साथ मिलकर हरमेश ग्रुप को और बड़ी ऊंचाइयों तक ले जाना चाहिए। दुर्भाग्य से हरमेश ग्रुप में उनकी स्थिति उनकी बहन से कम थी और उनकी बात का प्रभाव भी बहुत सीमित था। अब उनकी बहन का कहना है कि अगर अर्जुन सहमत नहीं होते तो वे अर्जुन के साथ हरमेश ग्रुप का नियंत्रण हासिल करने के लिए लड़ेंगे। अगर यह सफल हो जाता तो निश्चित रूप से कहने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन सिद्धार्थ मेहरा को लगता था कि उनकी सफलता की संभावना बहुत कम थी।
अगर असफल रहे तो केवल दो परिणाम थे, एक था दोनों पक्षों का नुकसान, जहां उनके परिवार और अर्जुन की ताकत को नुकसान पहुंचेगा और हरमेश ग्रुप भी प्रभावित होगा। उस समय उनका घोर दुश्मन लुइस विटन ग्रुप शायद स्थिति का फायदा उठाएगा। दूसरा था कि वे अर्जुन से हार जाएं, जिससे हरमेश ग्रुप पूरी तरह से खो जाए, और इसकी संभावना बहुत अधिक थी। क्या श्रीमान मेहरा इस बार परिवार की ओर से आए हैं? अर्जुन ने पूछा। नहीं नहीं, मैं यहाँ अपनी ओर से, व्यक्तिगत रूप से अपनी ओर से आया हूँ। मुझे व्यक्तिगत रूप से श्रीमान अर्जुन की बहुत प्रशंसा है, सिद्धार्थ मेहरा ने जल्दी से समझाया। भविष्य में जो भी हो, वे अर्जुन के साथ एक अच्छा प्रभाव छोड़ना चाहते थे ताकि अपने लिए एक रास्ता बनाए रख सकें। श्रीमान मेहरा एक चतुर व्यक्ति हैं, आपकी बहन से ज्यादा सक्षम हैं, जो आपके मेहरा परिवार का प्रबंधन कर सकते हैं। अर्जुन ने सच बोला। मैं आशा करता हूं कि आप इस पर ध्यान से विचार करें। पिछली बार ये सिद्धार्थ मेहरा उनके प्रति बहुत दोस्ताना था और अर्जुन को उनसे अच्छा प्रभाव मिला। यह एक दोस्ताना अनुस्मारक माना जाता था। आपको पता होना चाहिए कि उनके पास वर्तमान में हरमेश ग्रुप के 47% शेयर हैं। केवल 4% और चाहिए और अर्जुन हरमेश ग्रुप का नियंत्रण हासिल कर सकते हैं। यह शायद बस एक मिशन या पुरस्कार की बात थी। मैं समझता हूँ श्रीमान अर्जुन। धन्यवाद। सिद्धार्थ मेहरा ने सिर हिलाया और ज्यादा रुके बिना सिद्धार्थ मेहरा ने विदा ली। शाम को अर्जुन अकेले सोफे पर टिके हुए थे, सोच रहे थे कि हाल ही में वे सिस्टम कार्यों को पूरा करने में व्यस्त थे और उन्होंने अपनी संपत्ति प्रबंधन कंपनी की स्थापना को टाल दिया था। जब वे इस मध्यकालिक मिशन को पूरा करेंगे और तियानिया वाणिज्य मंडल के अध्यक्ष बन जाएंगे, तब वे अपनी संपत्ति प्रबंधन कंपनी स्थापित कर सकेंगे। उस समय अर्जुन के लिए अपने नाम के तहत प्रमुख कंपनियों को नियंत्रित करना ज्यादा सुविधाजनक होगा। संपत्ति प्रबंधन कंपनी की स्थापना के अलावा अर्जुन ने एक और समान रूप से महत्वपूर्ण मामले पर भी विचार किया। अध्याय 597। उनके माता पिता के बारे में खबर अभी भी गायब थी। चेन्नई शाखा की गुप्तचर प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी के सभी कर्मियों को भेजने के बाद भी काफी समय बीत गया था बिना किसी सुराग के। अर्जुन को तेजी से संदेह होने लगा कि इस मामले में अष्टमहाखानदानों का हाथ है, अन्यथा देश की शीर्ष निजी जासूसी एजेंसी कोई जानकारी कैसे प्राप्त करने में असफल हो सकती। केवल सदी पुराने परिवार जो भारत के शिखर पर खड़े हैं और धनी लोगों से कहीं ऊपर हैं, उनके पास सभी निशानों को मिटाने की क्षमता होगी। चेन्नई शाखा की गुप्तचर प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी को कुछ भी पता लगाने से रोकना। लगता था कि केवल चेन्नई शाखा की गुप्तचर प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं था, भले ही वे कुछ सुराग ढूंढ सकें, इसमें शायद बहुत समय लगेगा। अर्जुन पहले से ही अधीर हो रहे थे और सोच रहे थे कि क्या अन्य साधनों का उपयोग करना चाहिए। जब अर्जुन ये सोच रहे थे, सिद्धार्थ मेहरा पहले ही अपने होटल वापस पहुंच चुके थे। होटल के प्रेसिडेंशियल स्वीट के लिविंग रूम में उनकी बहन हरमेश ग्रुप की पूर्व अध्यक्ष सान्या मेहरा इंतजार कर रही थीं। कैसा रहा? क्या अर्जुन ने परिवार के साथ विवाह गठबंधन के लिए सहमति दी? सान्या मेहरा ने चिंता से पूछा। नहीं, सिद्धार्थ ने सिर हिलाया। धिक्कार है, जैसा कि भारत में कहते हैं, ये उपकार का बदला अपमान से देना है। सान्या मेहरा काफी गुस्से में थीं। उनके प्रतिष्ठित मेहरा परिवार ने अर्जुन को इतना बड़ा अवसर दिया, फिर भी उन्होंने इसे नहीं लिया। अर्जुन के दिमाग में जरूर कुछ गड़बड़ है। बहन, मुझे लगता है कि हमें यह मामला छोड़ देना चाहिए। पिछले कुछ दिनों में चेन्नई में हमें ये भी पता चला है कि अर्जुन साधारण नहीं है। उनकी प्रेमिका का परिवार काफी शक्तिशाली है, हमारे मेहरा परिवार से कहीं ज्यादा। अर्जुन स्वयं भी बहुत मजबूत हैं। परिवार के पास उनके साथ युद्ध करने पर असफल होने की बहुत अधिक संभावना है। आपसी विनाश का एक छोटा सा मौका है और अर्जुन को हराने की संभावना बहुत कम है। सिद्धार्थ ने अपनी बहन को ईमानदारी से सलाह दी। वर्तमान में अर्जुन के पास ग्रुप में काफी शेयर हैं, उनके साथ लड़ने के बजाय हमें मिलकर हरमेश ग्रुप का प्रबंधन करना चाहिए और भविष्य में लुइस विटन को पीछे छोड़ना चाहिए। मिलकर? असंभव, बिल्कुल असंभव। सान्या मेहरा ने तुरंत सिद्धार्थ के सुझाव को खारिज कर दिया। मैं कभी भी किसी को हमारे परिवार को हरमेश ग्रुप में हावी होने की अनुमति नहीं दूंगी। हमारे परिवार को हरमेश ग्रुप पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। अर्जुन को झुकना होगा। सान्या मेहरा, जो हमेशा दृढ़ इच्छाशक्ति वाली और यहाँ तक कि जिद्दी थी, ने दृढ़ता से कहा। बहन, सिद्धार्थ और सलाह देना चाहते थे, लेकिन सान्या मेहरा ने उन्हें रोक दिया। इस मामले पर कोई चर्चा की गुंजाइश नहीं है। पिताजी ने कहा था कि इस बार सभी कार्रवाइयां मेरे आदेश के तहत और मेरे नेतृत्व में होनी चाहिए। सान्या मेहरा ने जोड़ा। इस स्थिति में हमारे पास और कुछ चर्चा करने को नहीं है। तू यहाँ रह और अर्जुन से खुद लड़। मैं वापस जाकर पिताजी को मनाने जा रहा हूँ। सिद्धार्थ सहमत नहीं थे। फिर उन्होंने अपना सामान उठाया और रातों रात यूरोप वापस चले गए, बूढ़े व्यक्ति से मिलने। हम जाना चाहता है तो जा। वैसे भी अर्जुन के ग्रुप में शेयर अभी 50% तक नहीं पहुंचे हैं। ये निश्चित नहीं है कि अंतिम विजेता कौन होगा। सान्या मेहरा ने आत्मविश्वास से कहा, अभी भी बहुत आत्मसंतुष्ट थीं।
अगली सुबह अर्जुन को अचानक तियान्या वाणिज्य मंडल के एक प्रबंधक का फोन आया। उन्होंने कहा कि उनके पास आज रात कुछ काम है और वे अर्जुन द्वारा तैयार किए गए रात्रिभोज में शामिल नहीं हो सकते। जब अर्जुन अपनी निराशा व्यक्त करने वाले थे, सिस्टम ने अचानक एक संदेश भेजा। डिंग, अस्थायी मिशन जारी, आज रात के रात्रिभोज को दोपहर में बदलें, तियान्या वाणिज्य मंडल के परिचितों को आमंत्रित करें और लोगों का दिल जीतें। मिशन समय 6 घंटों के भीतर। मिशन पुरस्कार, हरमेश ग्रुप के 7% शेयर, हरमेश ग्रुप का नियंत्रण। मिशन पुरस्कार 947 अनुभव अंक। सिस्टम ने एक नया मिशन जारी किया। जब अर्जुन ने सिस्टम मिशन के पुरस्कारों को स्पष्ट रूप से देखा, उनकी आंखें चमक उठीं। बस यही 7% शेयर प्राप्त करने पर उनके पास हरमेश ग्रुप के 54% शेयर होंगे। भविष्य में हरमेश ग्रुप के साथ जो भी हो, फिर वे उनके साथ लड़ने पर निश्चित रूप से हार जाएंगे। निदेशक जोधराज, चूंकि आप आज रात उपलब्ध नहीं हैं, तो मैं भोज को आज दोपहर में बदल देता हूं। अर्जुन ने सुझाव दिया। अरे श्रीमान, अर्जुन समय को आज दोपहर में बदलना चाहते हैं। अर्जुन की यह बात सुनकर तियान्या वाणिज्य मंडल के निदेशक को बहुत सम्मान महसूस हुआ। श्रीमान अर्जुन वाकई उनकी बहुत कद्र करते हैं। इस स्थिति में जोधराज निश्चित रूप से वहां होंगे। दूसरे छोर पर जोधराज ने गारंटी दी। अच्छा, हम आज दोपहर यशवंत भोजनालय में मिलेंगे। अर्जुन ने दूसरी पार्टी के साथ पुष्टि की। इसके बाद अर्जुन ने कल जिन 5-6 तियान्या वाणिज्य मंडल के सदस्यों से दोस्ती की थी और आलोक यादव से संपर्क किया, बाकी लोगों को कोई आपत्ति नहीं थी और सभी ने आज दोपहर यशवंत भोजनालय में मिलने के लिए सहमति जताई। दोपहर 11 बजे से थोड़ा बाद अर्जुन सीधे यशवंत भोजनालय की ओर कार चलाकर गए। दूसरी ओर यश खन्ना पहले से ही एक प्राचीन इमारत के सामने इंतजार कर रहे थे। पीछे मुड़कर देखने पर इस प्राचीन इमारत के शीर्ष पर 3 भव्य अक्षर थे, यशवंत भोजनालय। आज दोपहर यश खन्ना भी यहाँ एक महत्वपूर्ण मेहमान की मेजबानी कर रहे थे। पहले जब उनकी निखिल चौधरी से मुलाकात हुई थी, क्या निखिल चौधरी ने उन्हें अर्जुन से निपटने के लिए एक अच्छा विचार नहीं दिया था? निखिल चौधरी ने जो विचार दिया था वह था कि वे अपने पिता के तियान्या वाणिज्य मंडल के दोस्त तरुण मल्होत्रा, जो चेन्नई में एक काफ़ी विशेष व्यक्ति हैं, से कार्रवाई करने के लिए कहें। तरुण मल्होत्रा की पहचान विशेष इसलिए नहीं थी कि वे स्वयं थे, बल्कि उनके 2 दामादों के कारण थी। तरुण मल्होत्रा की संपत्ति और क्षमता चेन्नई के धनी लोगों में अपेक्षाकृत साधारण थी और तियान्या वाणिज्य मंडल में तो और भी निचले स्तर की थी। जहां तक तरुण मल्होत्रा के तियान्या वाणिज्य मंडल में प्रवेश करने की बात है, ये पूरी तरह से उनके 2 शानदार दामादों के कारण था। उनके बड़े दामाद वर्तमान में दिल्ली में एक उच्च और शक्तिशाली पद पर हैं, जबकि उनके तीसरे दामाद चेन्नई में हैं और विशेष रूप से चेन्नई के वाणिज्य के प्रभारी विभाग के प्रमुख हैं। इन 2 दामादों के साथ चेन्नई में तरुण मल्होत्रा की हैसियत स्वाभाविक रूप से बहुत ऊंची थी। निखिल चौधरी ने यश खन्ना से तरुण मल्होत्रा को कार्रवाई करने के लिए आमंत्रित करने का कारण ये था कि तरुण मल्होत्रा के तीसरे दामाद को आगे लाकर अर्जुन से निपटने के लिए कहा जाए। आखिरकार तरुण मल्होत्रा का तीसरा दामाद चेन्नई के वाणिज्य के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार प्रमुख था। कल यश खन्ना ने विशेष रूप से तरुण मल्होत्रा से संपर्क किया था और दूसरी पार्टी ने आज दोपहर एक साथ भोजन करने के लिए आने की सहमति दी थी। निखिल चौधरी की बात सुनने के बाद यश खन्ना को भी लगा कि यह विचार बहुत अच्छा था। जब तक तरुण मल्होत्रा का तीसरा दामाद सामने आएगा, अर्जुन निश्चित रूप से डर से कांप उठेगा। यश खन्ना विजयी अंदाज में यशवंत भोजनालय के सामने खड़े थे, तरुण मल्होत्रा के आने का इंतजार कर रहे थे। तभी एक शीर्ष स्तरीय सुपरकार उनके बगल में रुकी और अर्जुन कार से बाहर निकले। अध्याय 598। अर्जुन कपूर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जब यश खन्ना ने अर्जुन कपूर को देखा तो वे बेहद हैरान हुए। उन्हें कभी नहीं लगा था कि यशवंत भोजनालय के सामने अपने धुर विरोधी अर्जुन कपूर से मुलाकात हो जाएगी। न केवल वे, बल्कि अर्जुन को भी यहाँ यश खन्ना से मिलने की उम्मीद नहीं थी। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि भविष्य में स्वाति चाची से दूर रहो और गलत इरादे रखना बंद करो। अर्जुन ने यश खन्ना को ठंडे लहजे में चेतावनी दी। पिछली बार उन्होंने यश खन्ना को उस पहाड़ी विला में देखा था जहाँ ईशा पटेल की मां स्वास्थ्य लाभ ले रही थीं। इस लड़के को पता था कि ईशा पटेल को खुश करना काम नहीं करेगा, इसलिए उसने ईशा की मां को खुश करने की कोशिश शुरू कर दी। अर्जुन कपूर, मैं भी तुम्हें सलाह देता हूं कि बहुत घमंड न करो। जैसा कि कहावत है, 30 साल नदी के पूर्व में, 30 साल नदी के पश्चिम में। तुमने पहले मुझसे जीत हासिल की, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम बाद में भी मुझसे जीत सकते हो। यश खन्ना ने गहरे अर्थ के साथ कहा। तरुण मल्होत्रा पहले ही भोज में आने के लिए सहमत हो चुके हैं। जब समय आएगा, अगर वे अनुरोध करेंगे तो तरुण मल्होत्रा उनके पिता की प्रतिष्ठा को देखते हुए निश्चित रूप से मना नहीं करेंगे। तरुण मल्होत्रा के तीसरे दामाद को बस थोड़ा सा चेहरा दिखाने की ज़रूरत है। नहीं, उन्हें चेहरा दिखाने की भी ज़रूरत नहीं। उन्हें बस अपने अधीनस्थों को अर्जुन को चेतावनी देने के लिए भेजना होगा और अर्जुन डर से आधा मर जाएगा। तुम अभी भी 30 साल नदी के पूर्व में, 30 साल नदी के पश्चिम में की बात कर रहे हो।
अर्जुन को यश खन्ना की बातों की बिल्कुल परवाह नहीं थी। क्या मजाक है। जब अर्जुन यशवंत भोजनालय में अंदर जाने वाले थे, एक थोड़ी कम प्रोफाइल वाली लग्जरी कार, एक बेंटले फ्लाइंग स्पर, धीरे धीरे वहां आए। 50 के दशक के अंत में एक व्यक्ति धीरे धीरे बाहर निकला। इस व्यक्ति को देखकर यश खन्ना तुरंत उनके पास चापलूसी करने गए। हेलो तरुण चाचा। अर्जुन ने यश खन्ना पर थोड़ा ध्यान दिया, उत्सुक होकर कि वे क्या करने जा रहे हैं। यश, काफी समय हो गया। तुम्हारे पिता हाल में कैसे हैं? ये व्यक्ति वाकई तरुण मल्होत्रा थे। तरुण चाचा, मेरे पिता बहुत अच्छे हैं। आपके पास समय हो तो हमारे घर आने के लिए स्वागत है। यश खन्ना ने जवाब दिया। तरुण चाचा, मेरे पास यहाँ एक छोटा सा अनुरोध है और मैं आशा करता हूँ कि आप मदद कर सकते हैं। यश खन्ना ने टटोलते हुए कहा। कोई समस्या नहीं, तुम्हारा काम तरुण चाचा का काम है। तरुण मल्होत्रा ने यश खन्ना के पिता की प्रतिष्ठा को देखते हुए सीधे सहमति दे दी। धन्यवाद तरुण चाचा, बहुत बहुत धन्यवाद। यश खन्ना ने तरुण मल्होत्रा का हाथ पकड़ा, बेहद उत्साहित होकर। अपने उत्साह में उन्होंने जानबूझकर अर्जुन की ओर देखा, जैसे कुछ दिखा रहे हों। तरुण मल्होत्रा ने भी यश खन्ना की छोटी मोटी हरकतों को देखा और उत्सुकता से अर्जुन की ओर देखा। यह पाकर कि वे अर्जुन को नहीं पहचानते, उन्होंने अर्जुन को दिल पर नहीं लिया। तरुण चाचा, कृपया, मैंने पहले से ही भोज तैयार कर लिया है। यश खन्ना ने आमंत्रण का इशारा किया। ठीक है। तरुण मल्होत्रा ने सिर हिलाया और अंदर की ओर चले। लेकिन कुछ कदम चलने के बाद रेस्तरां में प्रवेश करने वाले तरुण मल्होत्रा किसी कारण से अचानक रुक गए। यश खन्ना थोड़ा उलझन में पड़ गए। उन्होंने जल्दी से पूछा, तरुण चाचा, क्या हुआ? तरुण मल्होत्रा ने दूर की ओर इशारा किया और समझाया, कुछ पुराने दोस्त तमाशा देखने आए हैं। अरे! यश खन्ना को तरुण मल्होत्रा की बात समझ नहीं आई और वे वहां स्तब्ध रह गए। जब यश खन्ना भौचक्के थे, कई अलग अलग लग्जरी कारें थोड़ी दूर पर रुकीं और त्यान्या वाणिज्य मंडल के कई सदस्य एक एक करके कारों से बाहर निकले। तो यश ने भी जोधराज और अन्य लोगों को आमंत्रित किया। इन परिचित चेहरों को देखकर तरुण मल्होत्रा ने भावुक होकर कहा। ये कहकर यश खन्ना को समझाने का इंतजार किए बिना तरुण मल्होत्रा ने दिशा बदली और नए आए लोगों की ओर चले गए। जोधराज, आलोक। तरुण मल्होत्रा ने गर्मजोशी से उनका अभिवादन किया। अरे! पुराने तरुण। आलोक यादव और अन्य लोग भी तरुण मल्होत्रा को देखकर हैरान हुए। उनके बगल में यश खन्ना ने ध्यान से देखा और हैरानी से पाया कि ये लोग भी उनके त्यान्या वाणिज्य मंडल के सदस्य थे और वे बहुत खुश हुए। उन्होंने मूल रूप से केवल तरुण मल्होत्रा को आमंत्रित करना चाहा था। आखिरकार, भले ही वे खुद को त्यान्या वाणिज्य मंडल का युवा अध्यक्ष कहते हों, कोई इसे मान्यता नहीं देता। आखिरकार, उनका त्यान्या वाणिज्य मंडल एक वाणिज्य मंडल है, कोई परिवार नहीं, और अध्यक्ष का पद वंशजों को नहीं दिया जा सकता। ज्यादा से ज्यादा वे अपने पिता की पहचान के आधार पर त्यान्या वाणिज्य मंडल के 1 या 2 सदस्यों को आमंत्रित कर सकते हैं, जो पहले से ही सीमा है। अब ऊपर देखने पर कम से कम 5-6 त्यान्या वाणिज्य मंडल के सदस्य थे और प्रत्येक एक से बढ़कर एक शक्तिशाली था। इनमें उनके त्यान्या वाणिज्य मंडल के 2 उच्च स्तरीय सदस्य भी शामिल थे। वे इस अवसर का पूरा फायदा उठाकर इन त्यान्या वाणिज्य मंडल के सदस्यों को एक साथ आमंत्रित कर सकते हैं और अर्जुन को दिखा सकते हैं कि उनका नेटवर्क कितना भयावह है, ताकि अर्जुन को डराया जा सके। अर्जुन को उनके साथ दुश्मनी करने के परिणामों का एहसास कराना। यश खन्ना ने अर्जुन को तिरस्कार भरी नज़र से देखा, फिर दूसरों की ओर चले। आलोक चाचा, जोधराज चाचा, नमस्ते। यश खन्ना बहुत उत्साह के साथ उनके पास गए, कुछ चापलूसी के साथ अभिवादन करते हुए। अरे! ये यश है। हेलो, सुना है तुम पड़ोसी देश में व्यापार करने गए थे। वापस क्यों आए? आलोक यादव और अन्य लोग विनम्रता से बोले। आखिरकार यह उनके अध्यक्ष का बेटा था। अगर कोई और होता तो वे परवाह भी न करते। हाँ, मैं एक बेकार लड़के से निपटने के लिए वापस आया हूँ। यश खन्ना ने बहुत घमंड के साथ कहा। इतने सारे त्यान्या वाणिज्य मंडल के सदस्यों के समर्थन के साथ यश खन्ना स्वाभाविक रूप से अभिमानी हो गए। आलोक चाचा, जोधराज चाचा, आप यहाँ किस लिए आए हैं? यश खन्ना ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, हम यहाँ एक भोज के लिए आए हैं। हमारे त्यान्या वाणिज्य मंडल में एक बहुत शक्तिशाली नया सदस्य शामिल होगा। आलोक यादव ने समझाया। हाँ, यश खन्ना तुरंत रुचि लेने लगे। क्या हमारे त्यान्या वाणिज्य मंडल में कोई शक्तिशाली नए सदस्य हैं? यश खन्ना ने उत्साह से पूछा। यश खन्ना के अवचेतन में त्यान्या वाणिज्य मंडल जितना मजबूत होगा, उनका परिवार उतना ही मजबूत होगा। यश खन्ना पहले से ही त्यान्या वाणिज्य मंडल को अपने परिवार का क्षेत्र मान चुके हैं और उन्हें ये भी पता है कि त्यान्या वाणिज्य मंडल में शामिल होने के लिए योग्य लोग साधारण नहीं होते। आलोक चाचा, जोधराज चाचा, क्या आप मुझे वाणिज्य मंडल के नए सदस्य से मिलवा सकते हैं? मैं भी दोस्ती करना चाहता हूँ। यश खन्ना ने विनम्रता से पूछा। जरूर, आलोक यादव ने सिर हिलाया। इस पल में अर्जुन धीरे धीरे उनकी ओर चले। अरे! क्या श्रीमान अर्जुन यहाँ नहीं हैं? ये देखकर आलोक यादव तुरंत बोले।
यश खन्ना ने अनायास सिर घुमाया और उनकी ओर देखा। यश, मैं तुम्हें परिचय देता हूँ। ये श्रीमान अर्जुन कपूर हमारे तियान्या वाणिज्य मंडल के नए सदस्य हैं। आलोक यादव उनके पास गए, अर्जुन के बगल में आए और गंभीरता से अर्जुन का परिचय दिया। धड़ाम, आलोक यादव के शब्द जैसे एक बिजली यश खन्ना के कानों में फट पड़े। आलोक चाचा, आप क्या कह रहे हैं? अर्जुन वाणिज्य मंडल में शामिल होने वाला नया सदस्य है। यश खन्ना स्तब्ध रह गए और मूर्खतापूर्ण ढंग से पूछा। हाँ, सही है, आलोक यादव ने सिर हिलाया। यश, क्या तुम श्रीमान अर्जुन से दोस्ती करना नहीं चाहते थे? आओ और श्रीमान अर्जुन से नमस्ते कहो। श्रीमान अर्जुन बहुत युवा हैं, उन्हें चाचा बुलाना उचित नहीं, क्यों न तुम उन्हें भाई कहो? आलोक यादव ने गंभीरता से सुझाव दिया। अध्याय 599। हाँ, उन्हें भाई बुलाना ज्यादा उचित है। वह निदेशक जोधराज भी बगल से बोले। मुझे अर्जुन को भाई बुलाना है। आलोक यादव और निदेशक जोधराज की बात सुनकर यश खन्ना पूरी तरह से गुस्से में आ गए। यश खन्ना ने कांपती उंगली से अर्जुन की ओर इशारा किया। अर्जुन, तुम, मैं तुम्हें बताना भूल गया, भतीजे यश, मैं कल तियान्या वाणिज्य मंडल में शामिल हो गया और अब इसका सदस्य हूँ। अर्जुन ने दयालु भाव के साथ कहा। भतीजा यश। अर्जुन के इस संबोधन को सुनकर यश खन्ना का चेहरा और भी राख की तरह हो गया और उनके होंठ गुस्से से कांपने लगे। हाँ, ये वह महत्वपूर्ण सदस्य है जो कल वाणिज्य मंडल में शामिल हुआ। श्रीमान अर्जुन, नमस्ते नमस्ते। इसके तुरंत बाद यश खन्ना के लिए और भी विनाशकारी बात हुई। तरुण मल्होत्रा, जिन्हें उन्होंने इतनी मेहनत से आमंत्रित किया था, वास्तव में अपनी पहल पर आए, कुछ चापलूसी के साथ अर्जुन का हाथ थामा और उनका अभिवादन किया। पिछली रात उन्हें अपने एक दोस्त से, जो निश्चित रूप से तियान्या वाणिज्य मंडल का सदस्य था, पता चला था कि इस नए शामिल हुए श्रीमान अर्जुन के नियंत्रण में $3 ट्रिलियन की कंपनियां हैं, प्रत्येक एक से बढ़कर एक प्रभावशाली। पिछली रात वे श्रीमान अर्जुन से परिचित होना चाहते थे। आज अचानक ऐसा अवसर मिलने पर तरुण मल्होत्रा स्वाभाविक रूप से इसे छोड़ना नहीं चाहते थे। श्रीमान अर्जुन, ये तरुण मल्होत्रा हैं, बॉस तरुण। निदेशक जोधराज ने अर्जुन को परिचय दिया। हाँ, आप बॉस तरुण हैं। नमस्ते नमस्ते। अर्जुन ने विनम्रता से उनका हाथ मिलाया। दोनों पक्ष बातचीत शुरू करने लगे। वहां खड़े होकर अर्जुन और तरुण मल्होत्रा को उत्साह से बात करते देख यश खन्ना को लगा जैसे उनका दिल मरोड़ा जा रहा हो। उन्हें एहसास हुआ कि कुछ बहुत गलत हो गया है। तरुण चाचा, मैं। यश खन्ना जल्दी से बोले, डरते हुए कि तरुण मल्होत्रा, जिन्हें उन्होंने इतनी मुश्किल से आमंत्रित किया था, अर्जुन की ओर खींचे चले जाएं। यश, मैं अभी श्रीमान अर्जुन के साथ महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा कर रहा हूँ, बाद में बात करेंगे। तरुण मल्होत्रा ने हाथ हिलाया। ये देखकर यश खन्ना का दिल धक से रह गया। जिस चीज का उन्हें सबसे ज्यादा डर था वह हो गई। तरुण चाचा, मैंने पहले जो आपसे कहा था। यश खन्ना ने अर्जुन की ओर देखा, तरुण मल्होत्रा को संकेत देते हुए। तुमने पहले जो कहा था? तरुण मल्होत्रा सोच में पड़ गए। उन्हें पहले की अर्जुन और यश खन्ना की बातचीत याद आई और वे अचानक समझ गए। तो जिस व्यक्ति से यश खन्ना निपटना चाहते थे वह अर्जुन थे। यश खन्ना ने शायद अर्जुन से निपटने के लिए उन्हें आमंत्रित किया था। ये सोचकर तरुण मल्होत्रा तुरंत दुविधा में पड़ गए, लेकिन केवल कुछ सेकंड के बाद तरुण मल्होत्रा ने फैसला कर लिया। यश, तुम क्या कह रहे थे? तरुण चाचा बूढ़े हो गए हैं और उनकी याददाश्त कमजोर हो गई है। मौके पर ही बात करें। तरुण मल्होत्रा ने अनजान बनना शुरू कर दिया। यश खन्ना की बातों का बिल्कुल जवाब नहीं दिया। एक तरफ तो केवल उनके अध्यक्ष का बेटा था, हालांकि उसकी पहचान कुछ विशेष थी, लेकिन बस इतना ही था। आखिरकार वे एक वाणिज्य मंडल थे, कोई परिवार नहीं, और अध्यक्ष का पद वंशजों को नहीं दिया जा सकता। दूसरी ओर श्रीमान अर्जुन थे, जिनके पास $3 ट्रिलियन की कंपनियां थीं, और श्रीमान अर्जुन इतने युवा थे, भविष्य में उनकी संभावनाएं असीमित थीं। उन्हें क्या करना चाहिए ये स्पष्ट था। पुराने तरुण, श्रीमान अर्जुन आज दोपहर हमारे लिए भोज की मेजबानी कर रहे हैं। चूंकि हम मिल गए हैं तो तुम भी हमारे साथ क्यों नहीं चलते? आलोक यादव को पता था कि तरुण मल्होत्रा के 2 सक्षम दामाद हैं, इसलिए उन्होंने विशेष रूप से निमंत्रण दिया। क्या ऐसा है श्रीमान अर्जुन, क्या मैं शामिल हो सकता हूँ? तरुण मल्होत्रा ने अर्जुन की ओर देखा। बेशक, अर्जुन ने सिर हिलाया। ये व्यक्ति भी तियान्या वाणिज्य मंडल का सदस्य था। उनके लिए भोज की मेजबानी करना और लोगों का दिल जीतना अच्छी बात होगी। तो मैं आपका दयालु निमंत्रण स्वीकार करता हूँ। धन्यवाद श्रीमान अर्जुन। तरुण मल्होत्रा ने जल्दी से सहमति दे दी। कृपया। इसके बाद अर्जुन ने अगुवाई की, तियान्या वाणिज्य मंडल के इन सदस्यों को अंदर आने के लिए आमंत्रित किया। मौके पर तरुण मल्होत्रा को अर्जुन के पीछे अंदर जाते देख यश खन्ना गुस्से में पैर पटकने लगे। उन्होंने इतनी मुश्किल से तरुण मल्होत्रा को आमंत्रित किया था, लेकिन मामला चर्चा नहीं हुआ और इसके बजाय अर्जुन को फायदा हो गया। ये स्पष्ट था कि तरुण मल्होत्रा अर्जुन की चापलूसी करना चाहते थे। धिक्कार है, धिक्कार है। यश खन्ना गुस्से में चिल्लाए।
वे इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे कि इतनी मेहनत करने के बाद अर्जुन को फायदा हुआ। ये कहकर यश खन्ना तेजी से आगे बढ़े, यशवंत भोजनालय में प्रवेश करके अर्जुन के साथ परेशानी करने के लिए। हालांकि इससे पहले कि यश खन्ना अंदर जा पाते, उन्हें यशवंत भोजनालय के कर्मचारियों ने दरवाजे पर रोक दिया। महोदय, आप अंदर नहीं जा सकते, कर्मचारी ने गंभीरता से कहा। मैं? यश खन्ना ने खुद की ओर इशारा किया, विश्वास नहीं कर पा रहे कि उन्होंने क्या सुना। फिर से कहो, मैं अंदर नहीं जा सकता। साफ देखो मैं कौन हूँ। मैं यश खन्ना हूँ, त्यान्या वाणिज्य मंडल का युवा अध्यक्ष। यश खन्ना ने अपनी पहचान पर जोर दिया। मुझे पता है, कर्मचारी ने सिर हिलाया। तुम्हें पता है, और तुम फिर भी मुझे रोकने की हिम्मत करते हो। यश खन्ना ने जवाब दिया, मैं आपको रोक रहा हूँ, ये हमारे बॉस का आदेश है। कर्मचारी ने जवाब दिया, तुम्हारा बॉस कौन है? वे मुझे रोकने की हिम्मत कैसे करते हैं? यश खन्ना ने अभिमान से पूछा। क्या इस यशवंत भोजनालय का बॉस पागल हो गया है जो उन्हें रोकने की हिम्मत करता है? अगले ही पल कर्मचारी के शब्दों ने यश खन्ना को स्तब्ध कर दिया। आप अभी हमारे बॉस श्रीमान अर्जुन कपूर से मिले थे। तुमने क्या कहा? तुम्हारा बॉस है अर्जुन कपूर? यश खन्ना मुश्किल से बोल पाए। हाँ, सही है, कर्मचारी ने सिर हिलाया। निश्चित जवाब पाकर यश खन्ना और भी गुस्से में आ गए। वे अक्सर यहाँ खाना खाते थे और यशवंत भोजनालय में बहुत पैसा खर्च कर चुके थे। उन्होंने विशेष रूप से कई दोस्तों को यशवंत भोजनालय की सिफारिश भी की थी। इतना सब कुछ करने के बाद वह बदमाश अर्जुन कपूर यशवंत भोजनालय का बॉस था। उन्होंने अर्जुन को कितना व्यवसाय भेजा था, ये सोचकर यश खन्ना को लगभग खून की उल्टी हो गई। अर्जुन कपूर, तुम बस इंतजार करो। यश खन्ना ने गर्जना की और गुस्से में चले गए। वे अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। पहले उन्होंने अपने पिता को बताने में शर्मिंदगी महसूस की थी, आखिरकार ये युवा पीढ़ी के बीच का मामला था। लेकिन अब अर्जुन वास्तव में त्यान्या वाणिज्य मंडल का सदस्य बन गया था। इसके अलावा यश खन्ना को यह भी समझ आ गया था कि वे अर्जुन के लिए कोई मुकाबला नहीं थे। यश खन्ना को लगा कि अब समय आ गया है कि वे अपने पिता को बताएं और अपने पिता को इस अर्जुन से निपटने के लिए कहें। ये सोचकर यश खन्ना अपने पिता रवि खन्ना से मिलने घर चले गए। दूसरी ओर रेस्तरां में अर्जुन का भोज चल रहा था। भोज के बीच में अर्जुन ने जानबूझकर बातचीत को त्यान्या वाणिज्य मंडल के अध्यक्ष रवि खन्ना की ओर थोड़ा मोड़ा। ये देखना चाहते थे कि इन लोगों का रवि खन्ना के प्रति रवैया और उनकी निष्ठा क्या है, ताकि बाद में त्यान्या वाणिज्य मंडल के अध्यक्ष पद की प्रतिस्पर्धा में सुविधा हो। हालांकि इन लोगों के जवाब अर्जुन की उम्मीदों से कुछ अलग थे। अध्याय 600। हमारा अध्यक्ष एक खलनायक है, उसका जिक्र भी मत करो। हमारा त्यान्या वाणिज्य मंडल उसकी वजह से बर्बाद हो गया है। बिल्कुल, हमारा त्यान्या वाणिज्य मंडल चेन्नई के 4 प्रमुख वाणिज्य मंडलों में शीर्ष बनने वाला था। अगर पिछले अध्यक्ष ने आंखें मूंद कर उसे अध्यक्ष के पद पर नहीं बिठाया होता तो हम तीसरे स्थान पर नहीं गिरते। वर्तमान त्यान्या वाणिज्य मंडल के अध्यक्ष रवि खन्ना की बात करने पर मौके पर मौजूद सभी त्यान्या वाणिज्य मंडल के सदस्य गुस्से से भर गए और रवि खन्ना को दोस्ताना सांत्वना दी। उनके जवाबों ने अर्जुन को अप्रत्याशित रूप से चौंका दिया। अर्जुन ने सोचा था कि रवि खन्ना त्यान्या वाणिज्य मंडल के अध्यक्ष हैं और अगर उनका जिक्र किया जाता तो ये लोग निश्चित रूप से रवि खन्ना की तारीफ करते। भले ही वे तारीफ न करते, बहुत कम लोग रवि खन्ना के बारे में बुरी बात कहने की हिम्मत करते। लेकिन अब मौके पर मौजूद त्यान्या वाणिज्य मंडल के सदस्यों में केवल निदेशक चिराग बंसल ने सहमति नहीं जताई और बाकी लोग रवि खन्ना को कोस रहे थे। यह क्या हो रहा है? क्या हमारा अध्यक्ष रवि वाकई इतना असहनीय है? अर्जुन ने टटोलते हुए पूछा। श्रीमान अर्जुन, आप यहाँ नए हैं और युवा हैं, इसलिए आपको त्यान्या वाणिज्य मंडल के बारे में नहीं पता। मैं आपको बताता हूँ। लोगों में त्यान्या वाणिज्य मंडल का सबसे वरिष्ठ सदस्य अर्जुन को परिचय देने लगा। उनका त्यान्या वाणिज्य मंडल लगभग 20 साल पहले स्थापित हुआ था और अब तक 4 अध्यक्षों का अनुभव कर चुका है। उनके पिछले अध्यक्ष सभी बहुत सक्षम थे और उनमें से अधिकांश कुछ साल बाद पद छोड़ देते थे। लेकिन जब चौथे अध्यक्ष रवि खन्ना की बारी आई तो उन्होंने त्यान्या वाणिज्य मंडल के अध्यक्ष के पद पर लगभग 10 साल तक कब्जा कर लिया। ये सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात नहीं है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि रवि खन्ना पक्षपात करते हैं और अपने सभी करीबी और विश्वासपात्रों को वाणिज्य मंडल के प्रबंधन पदों पर नियुक्त कर दिया है, जिससे वाणिज्य मंडल के विभिन्न संसाधनों पर कब्जा हो गया। मूल रूप से चेन्नई के 4 प्रमुख वाणिज्य मंडलों में दूसरे स्थान पर था और पहले को पीछे छोड़कर चेन्नई के 4 प्रमुख वाणिज्य मंडलों में शीर्ष बनने वाला था। त्यान्या वाणिज्य मंडल रवि खन्ना के प्रबंधन में सीधे तीसरे स्थान पर गिर गया और यह अभी भी गिर रहा है। अनुमान है कि जल्द ही ये चौथे यानी आखिरी स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करेगा। इन पुराने त्यान्या वाणिज्य मंडल के सदस्यों को गुस्सा, चिढ़ और रवि खन्ना से नफरत क्यों न हो।
चूंकि यह अध्यक्ष रवि इतने मूर्ख और अलोकप्रिय हैं, तो क्यों न एक आम सभा आयोजित करके एक नए अध्यक्ष का फिर से चुनाव किया जाए। अर्जुन ने मुख्य सवाल पूछा। हम निश्चित रूप से ऐसा करना चाहते हैं, लेकिन रवि खन्ना के विश्वासपात्र वाणिज्य मंडल में कई महत्वपूर्ण पदों पर काबिज हैं, इसलिए भले ही हम सभा आयोजित करना चाहें, हमारे पास अधिकार नहीं है। वास्तव में ये सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वाणिज्य मंडल में वर्तमान में पर्याप्त लोग नहीं हैं जो अगुवाई कर सकें, और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी ताकत रवि खन्ना से मुकाबला करने के लिए पर्याप्त हो। 5 साल पहले वाणिज्य मंडल के एक उपाध्यक्ष ने रवि खन्ना के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, लेकिन 1 साल से भी कम समय में वो रवि खन्ना से हार गए। उनकी कंपनी दिवालिया हो गई और उनका परिवार टूट गया। तियान्या वाणिज्य मंडल के सदस्यों ने जवाब दिया, अगर उन्हें रवि खन्ना के खिलाफ लड़ना है तो उनके पास एक नेता होना चाहिए, और इस नेता को रवि खन्ना से डरना नहीं चाहिए, और उसकी ताकत रवि खन्ना से बेहतर, या कम से कम रवि खन्ना के समान होनी चाहिए। ऐसे नेता के बिना वे निश्चित रूप से असफल होंगे। आखिरकार पहले से ही एक उपाध्यक्ष का उदाहरण है जिसने रवि खन्ना का विरोध किया, उसका परिवार टूट गया और उसका समूह दिवालिया हो गया। इन लोगों की बात सुनकर अर्जुन मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। बहुत अच्छा, पता चलता है कि रवि खन्ना तियान्या वाणिज्य मंडल में इतने अलोकप्रिय हैं। इस तरह मेरा मध्यकालिक मिशन पूरा करना और तियान्या वाणिज्य मंडल का नया अध्यक्ष बनना बहुत आसान हो जाएगा। अर्जुन को पता था कि क्या करना है। इसके बाद अर्जुन ने लोगों का दिल जीतना जारी रखा और तियान्या वाणिज्य मंडल के सबसे वरिष्ठ सदस्य के लिए एक छोटा सा मामला भी हल किया। पल भर में इन तियान्या वाणिज्य मंडल के सदस्यों के दिलों में अर्जुन की स्थिति और ऊंची हो गई। अर्जुन सूक्ष्म रूप से लोगों का दिल जीत रहे थे। भोजन के बाद अर्जुन ने इन लोगों को विदा किया। इस पल में अर्जुन के कानों में सिस्टम की आवाज़ गूंजी। डिंग, आज रात के रात्रिभोज को दोपहर में बदलें, तियान्या वाणिज्य मंडल के परिचित सदस्यों को आमंत्रित करें और लोगों का दिल जीतें। मिशन पूरा हुआ। बधाई हो, आपको प्राप्त हुआ हरमेश ग्रुप के 7% शेयर। हरमेश ग्रुप का नियंत्रण शेयर अधिग्रहण अनुबंध आपके अध्ययन कक्ष में पहले से ही रखा गया है, कृपया जांच करें। बधाई हो, आपको प्राप्त हुआ 947 अनुभव अंक। मिशन पूरा हो गया, हरमेश ग्रुप के 7% शेयर और 947 अनुभव अंक प्राप्त हुए। अर्जुन के हरमेश ग्रुप में शेयर भी आश्चर्यजनक रूप से 54% तक पहुंच गए और अर्जुन ने हरमेश ग्रुप का नियंत्रण हासिल कर लिया। बाद में चाहे मेरा परिवार कुछ भी करे, भले ही वे मुझसे लड़ना चाहें, हरमेश ग्रुप का नियंत्रण अभी भी मेरे हाथों में है। जब अर्जुन ये सोच रहे थे, आज का सिस्टम पुरस्कार भी आ गया। डिंग, रिश्ता तोड़ने का 105वां दिन। पुरस्कार विश्व इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी ग्रुप के 7% शेयर अधिग्रहण अनुबंध आपके अध्ययन कक्ष में पहले से ही रखा गया है, कृपया जांच करें। इस बार सिस्टम ने अर्जुन को विश्व इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी ग्रुप के शेयरों से पुरस्कृत किया। पल भर में अर्जुन की संपत्ति आसानी से 100 अरब से ज्यादा बढ़ गई। अर्जुन की संपत्ति 3 ट्रिलियन के बहुत करीब है। आज दोपहर का ये भोजन बहुत मूल्यवान था। जब अर्जुन की हर चीज सुचारू रूप से चल रही थी, यश खन्ना भी घर लौट आए और अपने पिता रवि खन्ना से मिले। यश खन्ना ने रवि खन्ना को अर्जुन के बारे में बताया। सुनने के बाद रवि खन्ना ने भौहें सिकोड़ लीं और बहुत गंभीर दिखे। पिताजी, यह अर्जुन कपूर आसानी से निपटने वाला नहीं है। यश खन्ना ने असहाय होकर कहा, यह अर्जुन कपूर आसानी से निपटने वाला नहीं है। यह अर्जुन कपूर क्या है? असली चीज जिस पर ध्यान देना है वह है अर्जुन के पीछे चेन्नई का पटेल परिवार। रवि खन्ना ने जवाब दिया। रवि खन्ना ने अर्जुन कपूर एक जूनियर को कम नहीं आंका। उनकी नज़र में एक जूनियर का कोई जिक्र नहीं था। वे अर्जुन से निपटना चाहते थे, ये बस हाथ उठाने की बात थी। रवि खन्ना इतना महत्व देने का कारण ये था कि अर्जुन ईशा पटेल का प्रेमी है और भविष्य में चेन्नई के पटेल परिवार का सदस्य होगा। रवि खन्ना को चिंता थी कि अर्जुन पटेल परिवार के साथ साठ गांठ में है, या शायद पटेल परिवार ने उसे उनके तियान्या वाणिज्य मंडल में रखने के लिए भेजा है। पटेल परिवार उनके तियान्या वाणिज्य मंडल पर हमला करना चाहता है और उनके तियान्या वाणिज्य मंडल के अध्यक्ष के पद को छीनना चाहता है। ये वह चीज़ है जिसे रवि खन्ना कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। रवि खन्ना के दिल में तियान्या वाणिज्य मंडल के अध्यक्ष का पद उनकी संपत्ति है। पिताजी, क्या आपके पास इस घृणित अर्जुन से निपटने का कोई तरीका है? यश खन्ना ने पूछा। तरीका? रवि खन्ना ने दूर की ओर देखा, उनका दिमाग उन्मत्त रूप से सोचने लगा। पता नहीं कितना समय बीता, रवि खन्ना की आंखें अचानक चमक उठी। उन्हें एक शानदार विचार सूझा जो एक पंथ में 2 निशाने मारने वाला था।